क्या चीन के साथ हमारे रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ये बयान दिया है। चीन के उपराष्ट्रपति हा जिंग के साथ बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले साल मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मुश्किल से 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इतना ही नहीं, भारत के लिए बेहद ज़रूरी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो, फर्टिलाइज़र हो, ऐसे सामान भेजने पर चीन ने सख्ती कर दी है। अब विदेश मंत्री ने एक और बयान दिया है, वो ये कि हमारे संबंधों का निरंतर सामान्य होना दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। क्या ये बात सिर्फ हम समझते हैं या फिर इसका एहसास चीन को भी है? और अगर है तो फिर इसके लिए क्या वाकई चीन गंभीर प्रयास कर रहा है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया का राजनीतिक संतुलन बदल रहा है, इसीलिए नए कूटनीतिक संतुलन बनते नजर आ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसकी एक बानगी तब दिखी जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में भाग लेने चीन पहुंचे। गलवान के बाद ये पहला मौका था जब भारत से इस स्तर पर कोई चीन पहुंचा। हालांकि जयशंकर के तेवर कड़े रहे, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। उन्होंने साफ किया कि पहलगाम पर भारत ने जो भी किया वो देश और दुनिया के हित में था और भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा। विदेश मंत्री ने कूटनीतिक तीर चलाते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना करारा वार किया। उन्होंने इशारों में चीन को भी नसीहत दे दी। वहीं समिट में आए पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम का जिक्र किया और भारत पर सबूत न देने का अपना पुराना राग आलापा। लेकिन ये सब होने से पहले ही जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके थे। एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से भी मिले। दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर करने पर बात हुई। व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर भी सहमति बन गई। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. लेकिन भारत ने विपक्ष ने जयशंकर के बयान पर घमासान मचा दिया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका और पाकिस्तान की मदद करने पर चीन को घेरा, तो चीन के साथ करीबी बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री पर भी हल्ला बोल दिया। जिस समय इस देश की सेना के उपाध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह खुलकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे। चीन ने हथियार दिए पाकिस्तान को, चीन ने उनको नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया, चीन ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। उस टाइम पर विदेश मंत्री चीन जाकर क्या गलबैयां कर रहे हैं, क्या लप्पो झप्पो कर रहे हैं? मतलब वहां जाकर वो कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। ये सामान्य रिश्ते होते हैं कि आपके दुश्मन देश के साथ चीन खड़ा हुआ था, आपकी मदद नहीं करी, आपके दुश्मन देश की मदद करी, जिसके चलते आपके 28 लोग शहीद हुए। चीन आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, आपकी टनल बोरिंग मशीन्स, आपके स्पेशल फर्टिलाइजर्स का निर्यात रोक रहा है और आप कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। दरअसल चीन अक्सर ड्रैगन और हाथी के डांस की बात तो करता है, लेकिन मौका आने पर पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकता। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब धोखा खाया है। गलवान, डोकलाम से पहले भी इसका एक लंबा सिलसिला रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के साथ सीमा और ट्रेड पर बात आगे भी बढ़ती रही है। ऐसे में अब भारत की चीन नीति एक कठिन चुनौती है। रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर इलाके में शक्ति संतुलन के लिए चीन का साथ जरूरी है। कूटनीतिक तर्कश से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और ऐसे में जब सरकार कोशिश कर रही है तो फिर क्या विपक्ष का इसे सर्कस बताना और सवाल खड़े करना सही है?
इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान। कुछ ही देर में भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं, CCAS के फेलो नम्रता हसीजा जी हैं। मैं शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर वोरा आपसे कि जो विदेश मंत्री का बयान आया उसके बाद लोग वाकई जानना चाहते हैं कि आखिर संबंध किस मायने में सुधर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट देखें आप तो प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद ऑपरेशन सिंदूर का होना और वहाँ पे खुलकर पाकिस्तान का साथ देना चीन की तरफ से, फिर कई सारी चीज़ों के इंपोर्ट पर सख्ती कर देना जो भारत के लिए बेहद ज़रूरी था, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे संबंध सुधर रहे हैं, कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ, आपकी विशेष रिपोर्ट सुनता हूँ और आपसे जब मेरे को मौका मिलता है सीखने का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपने पैनल पे इतने सारे लोगों को बनाया, जनरल के सिन्हा जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सर मैं आपको बता दें, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 ईयर्स इन डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग। अब ये बता देता हूँ, हमारे संबंध मान लीजिए देश एक्स के साथ सही नहीं है तो क्या करें सर, संबंध पूरे बंद कर दें? हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि इस क्षेत्र में ठीक होते हैं, उधर ठीक नहीं होते, इधर ठीक होने चाहिए, उधर ठीक होने चाहिए। चीन के साथ हमारी बेसिक इशू ये है कि आप लोगों ने, चीन ने हमारी जमीन हड़प कर रखी है, हम उसे वापस चाहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट की बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बिल्कुल सही कहते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स इन द होल वर्ल्ड टुडे। मेरा ख्याल मानव इतिहास में ही इज द बेस्ट। तो वो कहते हैं कि वी वांट टू इंप्रूव आवर रिलेशन। आप भी ये कहते हैं कि हम सुधार लाना चाहते हैं हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में, लेकिन हम क्या कहते हैं कि देखो टाइगर, पहले मेरी जमीन खाली करो। जो बेसिक इश्यूज हैं जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट पे इंपिंज करते हैं, जो उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, उनमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पर सर, पहली बार मेरा मानना है कि जब उन्होंने टिंगलिंग के साथ मीटिंग की तो उन्होंने बताया था कि ट्रेड इम्बैलेंस भी जो है दोनों देशों के बीच में, इसके बारे में कुछ किया जाए। फिर मेरा मानना है, आई डोंट नो क्या हुआ था, एक तो पब्लिक होता है, दूसरा कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने ये भी कहा होगा कि दलाई लामा 90 साल के हो रहे हैं और आप लोगों की तो नानी की नानी मर रही है कि कहीं दलाई लामा को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, आप लोग तो बुरी तरह से फंसे हुए हैं इन तिब्बत, आप कुछ नहीं वहां पे कर पाए। ये भी उन्होंने कहा होगा। फिर ये रेयर अर्थ्स वगैरह को जो आप वेपनाइज करते हैं वो सही नहीं है। अगर आप दोस्ती हमारे साथ चाहते हैं, और ये मैंने कई बार सर ऐसी मीटिंग्स में भाग लिया है, 6 देशों में राजदूत रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं पब्लिक के लिए, हाँ सब ठीक है, और डार्लिंग स्वीट हार्ट। फिर प्राइवेटली जब मीटिंग होती है, देख अगर ऐसा करेगा तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ऐसी बातें होती है प्राइवेटली। तो मेरा मानना है कि हमने स्पष्ट रूप से ट्रेड इम्बैलेंस की बात की है, बॉर्डर पे गालवान के बाद जो रिडक्शन इन ट्रूप्स उसकी बात की है, नॉन वेपनाइजेशन जो आपकी रेयर अर्थ्स हैं या फर्टिलाइजर हैं, ये वो है जहां मुझे चोट पहुंचाने की कोई, उसकी बात की है। और फिर ये भी कह दिया है कि हमें मालूम है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, आप लोगों ने खुली तरह से, हमने पब्लिकली ये कहा है, पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो फिर क्या है, आप क्या चाहते हैं? मुझसे डायरेक्टली भिड़ना चाहते हैं तो भिड़िए, पाकिस्तान का सहारा लेके क्यों भिड़? ये चीजें हम लोग फिर उनको प्राइवेटली कहते हैं। मेरा मानना है वो संदेश वहां चला गया। मुझे पता नहीं बाकी विदेश मंत्री टिंगलिंग से मिले थे कि नहीं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री को ये मौका दिया। ये अपनी तरफ से चीनी सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हमने कर, सब वो फंसे हुए हैं बीते हुए कल में। ये बड़ी पुरानी चीजें हो चुकी हैं जी। आपके विदेश मंत्री से हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सब कुछ है ना, पिंग पोंग तो सभी कुछ है। आपका ये कहना है कि एम्बेसडर वोरा साहब, आपका कहना है कि जो बातें औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री ने बोला है, सिर्फ उसी पर मत जाइए, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो आमतौर पर डिप्लोमेसी में ये सारी बातें सामने नहीं आती हैं, पर्दे के पीछे होती है। बिल्कुल। 6 देशों में मेजर जनरल के सिन्हा साहब, पर्दे के पीछे कर, हाँ, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपने सुना एम्बेसडर वोरा साहब को कि सिर्फ हम लोग जो स्टेटमेंट दिया उसके कोट अनकोट पे नहीं जाना चाहिए। दरअसल रिश्ते कहाँ कमजोर हैं, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, ये पर्दे के पीछे बात हो जाती है। जय हिंद लक्ष्मण साहब, दीपक वोरा साहब बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जो वो कभी इस तरह की बातें जो करते हैं वो एक अपने ही लेवल की है, बहुत ऊंची है और बहुत बारीकी से बात करते हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा, मैं उनके अक्षर, एक एक अक्षर से सहमत हूँ।
और देखिए, मैं इसलिए नहीं कह कि दीपक बोरा साहब कह रहे हैं कि उनमें तथ्य है, उसके अंदर जोर है। जो डिप्लोमेसी को जानते हैं और जो जियो स्ट्रैटेजिकली जियो पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं पूरे विश्व के अंदर कि क्या है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये चीज़, वो तो कहेंगे कि और आप खुलकर आइए। देखिए, एक बोलते हैं पॉलिटिकल ये जो डिप्लोमेसी में एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी होती है, एक उसका दौर चल रहा है, और उस डिप्लोमेसी में भारत ने ऐसी बाजी मारी है सब जगह में। आप सभ्य भाषा में बोल करके और अपने पुरजोर तरीके से चीज़ें करते हैं। देखिए, एससीओ की मीटिंग है, उसकी चेयर आज के दिन में चाइना के पास में है। एससीओ 2001 में आया था, 24 साल हो चुका है और 25वें साल के तरफ जा रहा है। और इस समय इसकी ग्रुपिंग और अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर। 21वीं सदी का जो पहला चरण है, जो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ये हर एक सदी में ऐसा होता है, वेयर द वर्ल्ड सेट्स इन न्यू ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज आउट हो रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यदि आप किसी से भी डिप्लोमेटिकली पीछे रह जाते हैं तो वो चीज चलती है। अब आप देखिए हमारी किस तरह से ये ऑफेंसिव चल रही है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, खास करके ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई, वो एक छोटी सी बात है कि उसको 80%, और हमारे डिप्टी चीफ को मैं उनसे मिला हूं, हाल में ही मिला हूं, उन्होंने ऐसा कहा कि 80% चीजें दी हैं पाकिस्तान को, और उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दिया, एब्सोल्युटली खड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसी जगह से वहां से सी पैक भी गुजरता है, वो हमारे पीओके से गुजरता है। भारत ने 2015 में साइन नहीं किया था, हमारे सस्काम वैली को जिसमें पाकिस्तान ने उसको दे दिया, वो भी उसके पास में। उसके अलावा 38,000 किलोमीटर अक्साई चीन का भी है। मगर इसके अलावा हमारी 2020 में भी जो झड़पें हुई और बहुत झड़प हुई, उसके बाद में हमने भी ऑफेंसिव डाला था कैलाश रेंज में। लोगों को शायद ना पता हो, हमने एक ऑफेंसिव डाला और फिर चीजें हुई। आज के दिन में हम जब बात करते हैं कि क्यों वर्ल्ड ऑर्डर में यदि आप पीछे रह जाइएगा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यदि इमर्ज आउट होता है, और आप अपने रीजनल प्लेयर्स को, ये मान के चलिए चाइना इज अ रीजनल प्लेयर, कैसे आप भूल सकते हैं कि वो आपका नेबर है, वो कैसे वहां से आप उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान। हाँ, डील करने का तरीका डिप्लोमेटिकली आप उसको स्पेस देते हैं, क्योंकि इसके पहले यही हमारे जयशंकर साहब ने बोला था और करके दिखाया था कि बॉर्डर विल डिसाइड आवर रिलेशन विद चाइना। तो बॉर्डर का रीसेटिंग आपको कजान में पता ही है, ब्रिक के समय जब उनकी बात हुई और रीसेट किया वो अक्टूबर में आकर के, क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में हुआ। मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब कजान ब्रिक्स के समिट में मिले थे। दूसरा ब्रिक्स समिट अभी यहां हुआ, वहां तो शी जिनपिंग साहब गए भी नहीं, और क्या डर थी उनको, शायद वो फेस नहीं करना चाहते थे। भी एक वो आकलन भी आता है। आज के दिन में जो निखरती हुई हमारी डिप्लोमेसी है, और हम तो इसको हरदम मानते हैं कि एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये हम पहले नहीं समझे थे। मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी, इट्स कॉल्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसमें हमारे बहुत सारे एमए होते हैं, मिलिट्री अटैचीज होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं, वो भी एक राजदूत से नीचे नहीं होते, वो एक पक्ष को रखते हैं। तो ये डिप्लोमेसी जब हाथ जोड़ती है, और देखिए जब हमारा ये हुआ था गलवान, उसके बाद इतनी बैठकें हुई, हमारे बहुत 21 बैठकें हुई हमारे कोर कमांडर, हमारे डिव कमांडर और ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, और उसके साथ साथ ये भी हमारी डिप्लोमेसी चलती रही। तो हम रीसेट हुआ है ना, और ऐसे ही रीसेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने अभी कुछ वहां कह दिया, परिस्थितियां बदल गई, वो अपने पैतरे बदल रहे हैं। उसको कोहर्शन आप कोहर्शन करते हैं जब आपके पास ताकत हो, जो आपने गलवान में करके दिखाया। पूरे 3,844 44 किलोमीटर जो हमारी बॉर्डर है, उससे ये भी तो आवाज है, सिक्किम के और अरुणाचल के ये आवाज आ रही है, वहां से चीफ मिनिस्टर वह इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसी सत्ता से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं इसका नाम बदल करके इंडो तिब्बतन बॉर्डर रखिए। और उसका मैं भी पुरजोर कोशिश करता हूं, कैटियोग्राफिक वॉर, ये सब चलती रहती हैं। वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गए थे, एनएसए गए थे, उन्होंने कहा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा ज्वाइंट स्टेटमेंट में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं। हालांकि उन्होंने पुलवामा का उसके अंदर नाम डाला था। आप क्या ये दूसरी बात, एक सेकंड और पूछना चाहूं, एक और सेकंड लूंगा। देखिए लक्ष्मण साहब, क्योंकि कहीं निकल जाएगा, इतनी अच्छी डिप्लोमेसी, इतनी अच्छी, और वर्ल्ड इज एट वॉर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। यदि आप एक कदम भी पीछे रह जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर राइजिंग ऑफ इंडिया एंड बिकम ए ग्लोबल प्लेयर।
नहीं, ये आपने कहा, लेकिन क्या इसका मतलब ये माना जाए कि किसी एक देश के साथ हर रिश्ते सुधर रहे हों, हर रिश्ते सुधर जाएं, ये अपेक्षा करना सही नहीं होगा? ठीक है, कहीं पे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो जहाँ पे रिश्ते सुधरने की ज़्यादा गुंजाइश है उस रिश्ते को सुधारिए, और फिर जहाँ पे बिगड़े हुए रिश्ते हैं इस पे आगे चल के बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये एक डिप्लोमेसी का तरीका है, शायद हम लोग चीन के साथ भी अपनाना चाह रहे हैं। और आपने सही कहा, और एम्बेसडर वोरा ने भी कहा कि पड़ोसी चीन है, लड़ाई झगड़ा होगी तो क्या हम इसके साथ संबंध खत्म कर लें क्या? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके का बयान दिया, झा साहब, आपको लगता है कि सिर्फ महज एक राजनीतिक बयान है? क्योंकि जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से बयान आना, दीपक झा साहब सवाल आपके लिए है, फिर सुप्रिया श्रीनेत का बयान आना, ये सिर्फ राजनीति के लिए था या फिर आपको वाकई लगता है डिप्लोमेसी में कहीं है जिसको हम लोग छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, डिप्लोमेट की बात करें या डिफेंस एक्सपर्ट की बात करें, इनकी बातें अपनी जगह, इनको मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूँ, इनको देश के परिदृश्य से देखता हूँ। तो इनके बयानों का स्वागत होना चाहिए। बोहरा साहब ने भी कहा और के सिन्हा साहब ने भी कहा कि संबंध हमें पड़ोसियों से सुधारने चाहिए, लेकिन एक कैसे सुधरेगा, इस सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं टेरर एंड टॉक नहीं चलेगा। तो जब टेरर को सपोर्ट करने वाला कंट्री चाइना आपके साथ खड़ा नहीं है और आप उससे टॉक करने जाते हैं, तो आपने अपनी तो कुछ मर्यादाएं बनाई ही नहीं, आपने तो अपनी कुछ सीमाएं बनाई ही नहीं कि आपको किस टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है चाइना के साथ। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी की लगभग 22 बार शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है ऑन रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी जी लगभग 6 यात्राएं कर चुके हैं चाइना की। अब इतनी यात्राएं करने के बाद भी 2020 में चाइना आपके साथ क्या करता है? गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ता है, 43 सैनिक हमारे अपने हताहत हो जाते हैं, किसी तरीके से शारीरिक नुकसान पहुंचता है। अब ये बताइए कि चीन वो देश है जिसकी वजह से हमको 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है। क्योंकि आपका ये चैनल बिजनेस चैनल है, व्यापार चैनल है, तो मैं इस पे व्यापार की भी बात करूंगा। तो 100 अरब डॉलर चीन की वजह से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा हम सालों साल सह रहे हैं। तो किसकी वजह से सह रहे हैं? चीन के साथ कह रहे हैं। तो आप वो मिनिमम मापदंड क्या तय करेंगे कि आपको चीन के साथ किस मुद्दे पे बात करना है? भरोसे में आप चीन को दे नहीं सकते, भरोसा दे नहीं सकते। चीन हमको भरोसा दे नहीं सकता क्योंकि चीन की नीति रही है विस्तारवाद की। 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध किया, 14 साल लग गए हमको डिप्लोमेट वहां पे भेजने में। हमने नई पहल करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कुत्ते की दुम जो सीधी नहीं हो सकती, तो चाइना भी लगभग उसी तरीके की है कि चाइना पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, पाकिस्तान पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार या जयशंकर जी जो विदेश मंत्री जाके वहां पे एक प्लेटफॉर्म तय कर रहे हैं कि देखो जी सब चंगा है, कुछ ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर गया है। तो अगर इस बयान को मक्खनबाजी करना है तो स्वागत है ऐसे बयानों का। जयशंकर जी जाएं, नरेंद्र मोदी जी झूला झुलाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको बुला के झूला झुलाते हैं प्रांगण में मंदिर के और चिकन बिरयानी खिलाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो झूला झुलाते हुए नरेंद्र मोदी जी का हाथ छोड़ देता है और नरेंद्र मोदी जी को बीच मझधार में समुद्र में गिरा देता है। तो अगर इस तरीके से दोबारा झूला झूलना है तो मैं कहता हूं 140 करोड़ भारतीय युद्ध करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी, बांग्लादेश से भी। हमारा आत्मसम्मान भी कुछ है, हम अपने आत्मसम्मान को कब तक ठेस पहुंचाते रहेंगे? देश की जनता जानना चाहती है। हम अपने सरकार के साथ खड़े होते हैं, पूरा देश खड़ा होता है जब पाकिस्तान के साथ हम अटैक करते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध खड़े होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाके अमेरिका के बाहों में झूला झूलने लगते हैं। तो ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। दीपक झा साहब, हाँ दीपक झा साहब, 2 बातें आपने कही। एक तो राजनीतिक बातें थी जो आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया, सरकार पर आरोप लगाया। तो कुछ ही देर में भाजपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे, चूंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से जुड़ नहीं पा रहे, तो उसका जवाब उनसे लूंगा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कहा, उसका जवाब मैं लेना चाहता हूँ। हमारे साथ नम्रता हैं, जो नम्रता हसीजा जी, जो कि CCS के फेलो भी हैं। ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे साथ लड़ाई हो गई तो क्या हम उन संबंध को रोक दें, बंद कर दें, या फिर संबंध शुरू करने के कोई और रास्ते तलाशें? क्या कहता है आपका चीन के साथ जो आपकी स्टडी है? धन्यवाद लक्ष्मण जी। देखिए, ना तो मैं डिप्लोमेट हूँ, ना मैं डिफेंस में हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ
जो चाइना को जानने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उस नजरिए से जो भी यहाँ बोलना चाहूंगी वो बोलूंगी। पहली बात ये है कि जो भी चाइना और हमारे अभी डिफ्यूजमेंट हुई है टेंशन में, मतलब थोड़ा कम हुआ है टेंशन। कोई ये नहीं कह रहा है कि टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। टेंशन डिफ्यूज होना अच्छी ही बात है, कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, और ना हमें समझना चाहिए। अब मैं आप उसकी दो तीन चीजें बता रही हूँ, क्योंकि हमने अभी डिफ्यूजमेंट की बात करी है, लेकिन अभी तक हमने बॉर्डर पे, और वो भी दो जगह, दिमचौक और देपसांग, उसके अलावा जितने पॉइंट्स थे अभी उनमें कोई बात नहीं हुई है। वहां पे एक या दो बार जॉइंट पेट्रोलिंग भी हुई है, देपसांग पे और दिमचौक पे। उसके बाद डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन की कोई बात नहीं है। हमारे भी अभी सैनिक वहीं पे उतने ही हैं जितने चीन के हैं, 60 से 70 हजार, ठीक है। तो की बातें अभी होनी है आगे। और बात चीन से करना कोई गलत नहीं है, लेकिन चीन को समझना जरूरी है, ठीक है। तो चीन हमारा दोस्त नहीं है, ये सबसे पहली बात है। हमने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो भी हुआ उसमें भी देखा है। और लिन मिंगवांग जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है वहां पे, एक रिसर्चर भी हैं और कार्डर भी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हम भी वहां पे हैं, ठीक है। वो भी है, ट्रेड की भी बात है, मिनरल्स की भी बात है। जिस तरीके से चाइना हर जगह हमें, और एससीओ में भी हमने देखा है, बलूचिस्तान का मेंशन हुआ लेकिन पहलगांव का नहीं हुआ। तो चाइना को इस समय समझना हमें जरूरी है कि, और चाइना के क्या क्या काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो हमें वो भी करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी शायद किसी ने दलाई लामा का भी एक मेंशन किया। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा पॉइंट है जो आगे जाके इंडिया चाइना में फिर से कुछ टेंशंस जरूर करेगा और काफी इंडिया पे प्रेशर आएगा। और ये भी एक इसके रीजन संकेत है मिल भी जो, चुके हैं। जी, और ये भी मैं, मतलब अभी चाइनीज एम्बेसी ने भी इशू किया था स्टेटमेंट, जब यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी और दलाई लामा का हमारे मीडिया और हर जगह इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी जो मेरे हिसाब से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट थी। जो मुझे नहीं लगता किसी और देश की एम्बेसी को हमारे लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 62 के बाद जो हमने एक गलती करी, वो एक गलती ये थी कि हमने कभी चाइना को समझने की कोशिश नहीं करी। हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया चाइना को समझने में, उनकी भाषा सीखने के लिए लोगों, मतलब इंफ्रा नहीं बनाया उस तरीके का कि काफी ऐसे लोग हों जो चाइना को समझ। जब तक आप चाइनीज लैंग्वेज नहीं समझते, आप चाइनीज को कैसे समझेंगे। और अब हम काफी उसमें भी चीजें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार चीन से बात करिए तो वो गलत नहीं है, पर हम किस तरीके से उनसे बात करें और ये सब चीजें क्या हम सोच रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि आज हमारी सरकार को ये चीज पता है कि चीन उनका दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त नहीं है तो पड़ोसी तो है, बात करना गलत नहीं है, पर दोस्त नहीं हमें है तो अपने पड़ोसी तो है, बिल्कुल। पॉइंट, हाँ। और हमें अपने पॉइंट्स में बहुत क्लियर होना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और कहाँ हमें वो हमें क्लियर रहना चाहिए। अ, हाँ जी, वो क्लियर रहना चाहिए। और चाइना को समझना बहुत हाँ, जरूरी है, क्योंकि यही अभी चीज यही चीज एम्बेसडर वोरा साहब भी कह रहे थे कि जो बोल रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो वो कह रखे होंगे, जो अब पर्दे के सामने डिप्लोमेसी में नहीं कही जाती है। वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। नरेश कौशिक साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि दो बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि दोस्ती की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, और दूसरा कि हमें पता होना चाहिए कि चीन के साथ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि चीन को समझना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, जितनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है, खासतौर से ट्रंप के आने के बाद, टैरिफ के थ्रेट और बाकी चीजें, वैसे में चाइना से संबंध बेहतर करना ही एक भलाई है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि चीन भारत का दोस्त कभी नहीं हो सकता। हम इतिहास में जाकर देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चीन ने हमारी पीठ में हमेशा छुरा घोंपा, और मैं उसके कुछ उदाहरण देकर अपनी बात समझाऊंगा। दूसरी बात यह है कि इस समय जो स्थिति है, चीन जो क्योंकि एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और वो एशिया का अपने को नेता समझता है, नेता तो पूरा ग्लोबल नेता बनने की कोशिश करता है, लेकिन चीन पूर्वी एशिया के साथ साथ अब दक्षिण एशिया
में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो ये एक सच्चाई है जो हमें समझनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा इतिहास कैसा ही हो, हमें उससे बात करते रहना चाहिए, संबंध सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो इतिहास की बात है, आपको याद होगा कि भारत ने 1954 में तिब्बत चीन का हिस्सा है ये स्वीकार कर लिया था। चीन ने आज तक कश्मीर भारत का हिस्सा है स्वीकार नहीं किया। भारत ने चीन को सुरक्षा काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इस समय जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी परमानेंट 5 सदस्य हैं, अकेला चीन है जो भारत का विरोध करता है। अकेला चीन है जो भारत के जितने भी भारत के जो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको प्रश्रय देता है परोक्ष रूप से, क्योंकि उनको उसका डेजिग्नेटेड नहीं होने देता उनको आतंकवादी के तौर पर। ये कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आपको याद होगा कि माओ ने पंडित नेहरू के बारे में, जिन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की बड़ी कोशिश की थी, उनको वो कहते थे कि नेहरू के बारे में उन्होंने कहा था कि नेहरू इज द रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म। यानी पंडित नेहरू जिन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की कितनी कोशिश की, उनको उन्होंने इस तरह के अपशब्द कहे थे। उसके बाद से मोदी से पहले, नेहरू से लेकर मोदी तक हर भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, लेकिन कभी संबंध नहीं सुधरे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने तिब्बत की जो सरकार है यहाँ पर भारत में, जो परोक्ष रूप से जो वहाँ पर यहाँ बैठी है, उसके नेता को यहाँ बुलाया था अपने जो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था 2019 में नहीं बुलाया था। लेकिन उसके क्या हुआ, चीन से उस पर कोई असर नहीं हुआ। चीन ने उसके बाद में पाकिस्तान की और मदद की, यानी वहां पर एआई के तौर पर उनकी मिलिट्री को कितना आगे बढ़ाने में मदद की है वो उस 2019 के बाद की है। लेकिन आप ये आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन, लेकिन पाकिस्तान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की 1965 और 1971 की लड़ाई हुई थी, उसमें चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो चीन हमारा कभी दोस्त नहीं रहा। तो मैं इस मामले में निराशावादी हूं, लेकिन क्योंकि चीन एक बड़ी ताकत है और उभरती हुई ताकत है, इसलिए हमें उससे संबंध बेहतर करते रहना चाहिए। और चीन भारत को सच में अपना एक प्रतिद्वंदी देखता है। उसको लगता है कि देर सवेर जो पश्चिमी जगत है उनका तो अब ये धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, उनका जो ग्राफ है। भारत अकेला देश है जो आगे जाकर भविष्य में चीन को टक्कर दे सकता है। तो इसलिए वो भारत को उभरने देना नहीं चाहता। तो इसलिए भी हम इस पूरे रीजन में वो चाहता है कि हम अपना दबदबा बना कर रखें। जी, इस पूरे रीजन में वो चाहता है कि भारत, चूंकि हमारा सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी भारत है, तो हम अपना दबदबा बनाए रखना है, तो हमें भारत को दरकिनार करके रखना होगा। इसीलिए पाकिस्तान पे, कभी श्रीलंका पे। हाँ लक्ष्मण जी, दरअसल क्या है कि भारत अकेला देश है। एक तो देखिए, किसी बड़े चिंतक ने कहा है कि पॉपुलेशन आपकी जब तक बहुत बड़ी ना हो तब तक आप बड़ी ताकत नहीं बन सकते। इसीलिए जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं वो चाहते हैं कि बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन नहीं, पूरा यूरोप एक ताकत है। लेकिन कोई छोटा देश इस समय, यूरोप का कोई देश चीन की टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, जो अमेरिका बड़ी शक्ति है। तो भारत को अगर बड़ी शक्ति के रूप में उभरना है तो चीन का तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो हमें चीन देखिए, अभी तक हम मानते थे कि वो ईस्ट एशिया का ही नेता है, अब वो दक्षिण एशिया में भी जो है हमें पीछे धकेल रहा है। और हिंद महासागर जो कि भारत का एक पूरा
एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वहां पर वो अड्डे बना रहा है। यानी भारत ने मॉरिशस में जो अड्डा बनाया, उसके बाद में मॉरिशस में ही चीन ने अड्डा बना लिया है। तो चीन भारत को हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी एप्पल ने भारत में आईफोन बनाने शुरू किए, तो वहां पर उसमें अड़ंगे लगाने शुरू किए। भारत इंजीनियर को यहाँ पे किसी भी तरह से उभरने देना नहीं चाहता। भारत को किसी भी तरीके से उभरने देना नहीं चाहता है, असली प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहा है। एम्बेसडर वोरा साहब कि ये जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आई, और आपने शुरुआत से ही आपने ये लाइन ले रखी है कि भाई दोस्ती नहीं है तो क्या करें, पड़ोसी है तो हमें दोस्ती तो रखनी पड़ेगी। सवाल यही है कि चूंकि हम मान रहे हैं कि चीन से हमारी दोस्ती हो नहीं सकती, जो नम्रता ने भी अभी कहा, और दोस्ती नहीं हो सकती लेकिन ज़रूरी है संबंध बना करके रखना, तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि अभी के माहौल में संबंध बनाना हो तो शुरुआत कहाँ से किया जाए? एक तो अभी हमारे साथ आपने देखा कि सीमा पर भी अभी बहुत अच्छे संबंध अभी तक नहीं बहाल हुए हैं। गलवान घाटी के घटना के बाद से उससे पहले वाली स्थिति में अभी तक नहीं पहुँचे हम लोग। ट्रेड के फ्रंट पे अभी भी चाइना समय समय पे हमें धमकी देता है, चाहे रेयर अर्थ मिनरल के नाम पर हो, चाहे फर्टिलाइज़र के नाम पर हो। तो हम लोग संबंध का आपका सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या दिख रहा है चीन के साथ, जो आसानी से हम लोग बेहतर कर सकते हैं? आपने पूछा है सर, और इतना बता देता हूं कि ये कहना कि हम लोग चीन को समझते नहीं है, ये शायद आज से 300 साल पुरानी कहानी होगी। टुडे वी हैव फिनोमिनल एक्सपर्टीज। अभी आपने हमारे जनरल साहब को सुना, कितनी अच्छी तरह से ये समझाया है। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं। चाइनीज स्टडीज के हमारी बहुत सी अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समझने की कोशिश करती हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ सर, लो हैंगिंग फ्रूट की आपने बात की है। बेसिक इशू क्या? बेसिक इशू मेरा बॉर्डर है सर। जब तक आप बॉर्डर के मामले का समाधान नहीं करेंगे, एवरीथिंग एल्स बिकम्स मीनिंगलेस। हाँ, हम करेंगे क्योंकि हम कंपार्टमेंटलाइज का हम ट्रेड भी करेंगे। हमने ये भी कहा है कि ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। हमने दलाई लामा की भी बात की होगी, हमने ये भी किया होगा, वो भी किया होगा। बट बेसिकली जो आप जनरल साहब कह रहे थे, और जो जनरल साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से, एंड यू नो ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट एक्सपर्ट्स इन दिस रीजन, जनरल के सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो हमारा दोस्त नहीं बनेगा। सर उसके पास एक पुरानी फ्लॉपी है। अभी 1962 का जिक्र हुआ था, तो मैं जनरल साहब से ये कहना चाहता, सर मेरा परिवार तो अनाथ हुआ था सर, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट, जो 62 में हुआ था सर। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है सर कि ये वही फ्लॉपी, वही सीडी ये बार बार चलाता है। ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि इंडिया कैन बी ए ग्रेट पावर। वो मानेगा नहीं कि एक जंगल में दो शेर नहीं होंगे, मैं शेर हूं तुम सब। उनका जो एक विदेश मंत्री है ना आजकल, वही है सर, उसका क्या नाम है, वेंगी ऐसे कुछ नाम है उसका। उस शेर से एम्बेसडर वोरा साहब उस शेर से भी सवा शेर अब की दहाड़ कर रहा है ट्रंप। तो ट्रंप के इससे वार से बचने के लिए भी चीन को चाहिए कहीं भी तो हमें शरण लेनी है। क्यों सिन्हा साहब? सर मैं इतना आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग कि चीन के हक में क्या है वो खुद नहीं जानता। वो बेवकूफ लोग हैं, बार बार अपनी बेइज्जती करवाते हैं, बार बार अपने हितों के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। उनको कोई नहीं समझा सकता क्योंकि वो कहते हैं हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान है। नहीं है, सबसे बेवकूफ है सर। सॉरी टू बी सो ब्लंट अबाउट दिस सर। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, चीन के लिए अब एक बड़ी चुनौती है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करना, एक तरीके से कहें जियोपॉलिटिकल मजबूरी भी उसके लिए बन सकती है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं, जो आपका आकलन है ये चीन की मजबूरी है भारत के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए। यदि चीन को इवन रीजनली यदि एक पावर की तरह उमरना है, देखिए ये चीन भी समझ में आ गया, चीन इसके बरखिलाफ था कि मल्टीपोलैरिटी का जमाना है। ये जो बात करते हैं कि यूनिपोलर या बाइपोलर बन जाए और हम आगे निकल जाएं होड़ में और मैं यूनिपोलरी में चला जाऊं, तो चीन इसकी टोटल, खास करके सी जिनपिंग इसको नहीं चाहते। वो तो कहते हैं कि अमेरिका को डिफीट करके वी विल बी द शेर और सब सवा शेर होंगे। ये अमेरिका तक नहीं मानता था, मगर यूक्रेन के वॉर के बाद वेस्ट एशिया के अंदर जो चल रही हैं, तो वर्ल्ड के वर्ल्ड इज एट वॉर। मैं फिर से दोहराता, वर्ल्ड इज एट वॉर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। मल्टीपोलरिटी में इंडिया, रशिया, जितने भी आपके वेस्ट एशिया के अंदर में जो पावर्स हैं वो चाहते हैं, और यही सच्चाई है। देखिए हो क्या रहा है, जो आपने बोला, चीन जो था, सी जिनपिंग को एक ऐसा सपना आया था कि बाय 2030 वी विल क्रॉस अमेरिका इन ऑल टर्म्स।
क्योंकि अमेरिका की सच्चाई ये है कि अमेरिका का जो केवल स्टेट जो डेट है 37 ट्रिलियन डॉलर है। आप तो एक बिजनेस चैनल के हैं, आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं। दे आर ऑन द बबल, दे आर सिटिंग, दे नो। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, भले वो बचकाना लगे मगर उनकी मजबूरी है। वो जिस तरह से वो डेट ट्रैप में है, किसी भी तरीके से चाइना उससे आगे मार सकता है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया उभर के आ रही है। तो उभरते हुए इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप सब आपके दुश्मन हैं। कोई भी, आप लोग कह रहे थे ना कि इस सिंदूर के समय कोई आपके साथ खड़ा, क्यों? हमें चाहिए भी नहीं कोई खड़ा हुआ दिखाई दे। ये तो हमारे ऊपर। कोई अभी कह रहा था कि चाइना को अभी समझना है। 40 साल मैं भी मेरी नौकरी रही है सेना के अंदर में। मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं नदर्न बॉर्डर का। तो उनके मैंड्रिन को अच्छी फराटेदार बोलते हैं, समझते हैं। हमारे यहां मैंड्रिन की कोर्सेस चलती हैं। तो समझने की ये जो बात की अभी हम समझें, चाइना के एक एक रग को, एक एक उसकी चीजों को हमें पता है, तभी हम चाइना को मार पाते हैं। तो ये हम बार बार बोलते हैं कि देखिए, चाइना से जो एक डराते हैं कि ड्रैगन एग खा जाएगा, वो खाने वाली स्थिति तो धीरे धीरे आप लोग डिबेट करके निकाल दिया कि चाइना आपको आकर किसी दिन चढ़ जाएगा। और ये जो फियर साइकोसिस पैदा हुआ था 62 के बाद कि हम कुछ नहीं करेंगे, काउंटर अटैक तक नहीं करेंगे हम। आज हम 5 अगस्त 2019 को याद कीजिए। यदि आपको तो याद ही होगा, जो उस समय डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट था, जब उसके अंदर में डिबेट की ये बात आई कि जब हम POK कहते हैं तो अक्साई चीन की बात करते हैं, और अक्साई चीन के 36,000 किलोमीटर की बात करते हैं। तो हम लोग, और ये जितनी रक्त, जितनी स्वेटिंग, और जितने हमारे चाहे वो यंग सोल्जर हो और टॉप जनरल हो, जितनी चीजें हम जमीन पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके एक एक चीज को जानते हैं कि करना कैसे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कह लें कि हमसे बात नहीं करेंगे, हम कोई आपके SCO मीट में, ब्रिक्स में नहीं जाएंगे, SCO में नहीं जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। आज सारे वहां पर फॉरेन मिनिस्टर साहब हाथ मिला रहे हैं। शी जिनपिंग को ऐसा थप्पड़ लगाने की और इससे ज्यादा क्या होगी? उनकी धरती से हुंकार आप दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हम ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं साइन करेंगे। आज आपने सुना है उनके हमारे फॉरेन मिनिस्टर की वहां से जो उनकी आई है, उन्होंने जो कहा है बात कि आप SCO के जो आपके हैं, जो मेन मुद्दा है, उससे आप भटक रहे हैं। टेररिज्म की बात, आपको ये चाहिए पटल, ये पटल चाहिए जिसके अंदर में आप खुल के बोल सकें। बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। UN के अंदर बोले कि इस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, यूज करना चाहिए, अपनी बात को हमें रहना चाहिए। दीपक झा साहब, चूंकि चाणक्य नीति कहती है, एक सेकंड और ले लूं, एक सेकंड, दूसरे की ताकत को आप अपनी ताकत, और यही कुंफू में हमें बताते हैं, हम भी अपनी फौज के अंदर में, मैं कमांडो का इंस्ट्रक्टर रहा हूं। दूसरे की ताकत को आप यूज कीजिए अपने तरीके से, तभी आप पटकने दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऐसा शेर नहीं बनने की जरूरत होती है। तो हम उसके ताकत को यूज करके उसको ही मारना चाहते हैं, और वो फौज अच्छी जानती है, डिप्लोमेसी अच्छी जानती है, आज के दिन के हमारा नेतृत्व अच्छा जानता है। हाँ, बिल्कुल। दीपक झा साहब से एक सवाल लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। दीपक झा साहब, ये भारत में सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे पहले कांग्रेस की रही भी हो, लेकिन चीन एक ऐसा पड़ोसी है जिससे कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो तो हमारा दोस्त, हम निश्चिंत होकर रह लें। दोस्त तो नहीं मान सकते, ना तो समझने की भूल कोई करता होगा, लेकिन संबंध तो बना कर रखना पड़ेगा। एक तरीके से कहें कि हमारी भौगोलिक मजबूरी भी है कि संबंध रखें, तभी जाके हम लोग आगे चल के उसकी कमजोरी को भी समझ पाएंगे। और यही है जो सरकार किसी भी की भी हो, हम संबंध बिल्कुल तोड़ कर नहीं रख सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपका सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे 2-3 मिनट दे दीजिएगा मेरे को। यहाँ पे जनरल सिन्हा साहब ने कहा कि हम क्या हैं, सेना में रहे, हमें सेना का सम्मान है, और सेना का सम्मान तो देश का बच्चा बच्चा करता है। अपनी सेना है तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। हमें पता है कि बॉर्डर पे हमारी सेना है, तो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, हम कभी भी किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात यहाँ पे आती है कि और सबने कहा कि चीन हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़िया बात है। हम भी कहते हैं 1975 के बाद भारत और चीन के बीच में कभी किसी सैनिक की जान नहीं गई, कभी कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन 2020 में पहली बार गलवान का हुआ। ये कैसे हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, ये सरकार से पूछेंगे हम।
इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई सेना की बात नहीं, सरकार की बात है। बात है कि आपने जिनको झूला झुलाया उन्होंने आगे पीठ के पीछे खंजर भोंका। बात यह है कि चाणक्य नीति की हो रही थी, तो मैं भी चाणक्य नीति की बात कहूंगा, शठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता पूर्व व्यवहार ही करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। तो चाइना दुष्ट है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा है, लगभग 5 गुना ज्यादा है, 4.7 टाइम्स हमसे ज्यादा है। तो क्या इसीलिए हम उसका पिछलग्गू बन जाए चाइना का? पाकिस्तान भी आपका दुश्मन है ना। पाकिस्तान का तो आप पानी बंद कर देते हैं, टीवी पे आपके आगे कहते हैं देखो हमने पाकिस्तान को भूखे मार देंगे। तो दोनों दुश्मन हैं और आपको दुश्मन के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दुश्मन पैसे वाला है तो आप कहेंगे नहीं हम आपके साथ झूला झूलेंगे और दूसरे दुश्मन के साथ आप गलबैया नहीं करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र सरकार को स्पष्ट तौर से बताना पड़ेगा। 1962 के बाद 1975, 2002 और 2020 इतने वर्ष बीत गए। आप ये बताइए कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतना कोशिश नहीं किया कि हम चाइना के साथ संबंध सुधारें। जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा। लेकिन उन सब के बीच क्या किया चाइना ने, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2025 के बीच आ जाते हैं तो सवाल ये हो जाता है। तो दुश्मनी आपको और दोस्ती आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही है। आपका दोस्त आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जो आपका दोस्त नहीं था उसके साथ आप दोस्ती करने जाएंगे तो आपकी अपनी पोजीशन बनाने के लिए कभी भी आपके पीठ पीछे वार कर सकता है। तो चाइना हमारा दुश्मन है कि दीपक झा साहब की अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कभी किसी का कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, न तो परमानेंट दुश्मन होता है। हर कोई अवसरवादी होता है, जहां जिसको अवसर दिख रहा था वो देश किसी का दोस्त बन जाएगा, आगे चलकर वो देश किसी का उसी का दुश्मन बन जाएगा। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात आपने बताई। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत चीन के रिश्ते के ऊपर। विदेश मंत्री का कहना है कि लगातार रिश्ते सुधर रहे हैं। इस पे कई सारे इफ एंड बट्स थे, दोनों ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा किए। लेकिन अब एक मामला उठता है, नम्रता हसीजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं चीन के साथ जो पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं जो नए तरीके से उभरते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन से मुद्दे को पहले सुलझाया जाए? क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज्वलंत निकलकर सामने आई है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जिस तरीके से समर्थन चीन ने किया, आपको लगता है कि हम इस सुधरते संबंध के दौरान चीन को हम इस हद तक इम्प्रेस कर पाएंगे कि पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बनाइए? नहीं, देखिए पाकिस्तान और चाइना का जो रिश्ता है वो इस समय चाइना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने सीपेक और कि पीओके से गुजरता है ये बात करी है। देखिए चाइना, काफी लोग यही बोलते थे पहले कि चाइना का थोड़ा जो कश्मीर को लेके है पहले थोड़ा एम्बिगुअस था, मतलब उसने कभी कुछ कहा नहीं कश्मीर को लेके। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एम्बिगुअस नहीं था। लेकिन अगर पीओके में, सीपेक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक किस्म से उन्होंने उसको पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया है। तो ठीक है, अगर उन्होंने खुल के ये चीज नहीं कही है तो इन्वेस्टमेंट उस चीज को बताती है। और पाकिस्तान उसका एक स्ट्रैटेजिक एम्बिशन को पूरा करने का एक जरिया है। अब दोनों, पाकिस्तान और चाइना के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा अलग है। चाइना एक अलग तरीके से पाकिस्तान का रिलेशन देखता है। पाकिस्तान इस समय मतलब वो खत्म ही हो चुका है, तो उसको बचाने के लिए अभी चाइना ही है जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछा नम्रता जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछा चूंकि इस पे एम्बेसडर वोरा साहब आप भी जवाब दीजिएगा कि अब स्थिति जो बदली है उसमें यूएस ने खुलकर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है, पाकिस्तान का दामन यूएस ने खुलकर थाम लिया है। वही यूएस जो अब पूरे दुनिया की इकोनॉमी में चाइना को अलग थलग करना चाहता है। इसीलिए मैंने ये सवाल नम्रता जी से पूछा था कि क्या पाकिस्तान जो अब यूएस के गोद में जाके बैठ रहा है, चाइना को चाहिए कि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करना होगा हमें? ये आपने अहम प्रश्न पूछा है, इसका जवाब देना आसान नहीं है। लेकिन चाइना बैलेंसिंग एक्ट किसके और किसके बीच में करेगा सर? बैलेंसिंग एक्ट शब्द आपने यूज किया है, किसके बीच में? चाइना और अमेरिका के बीच में? अगर दो बैठे हैं सीसॉ पे तो बैलेंसिंग कौन करेगा? आप दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं ना, अपने आप और किसी दूसरे के बीच में तो मध्यस्थता नहीं कर सकते। बेसिक इशू ये, और मैं अब आपको ये जो चाइना पाकिस्तान एग्जॉस्टेड कॉरिडोर, नहीं क्या कहते हैं उसको, सीपेक जो भी है कॉरिडोर, एग्जॉस्टेड कॉरिडोर, ये सर नॉट अ डॉलर इज कमिंग इन फ्रॉम चाइना। जो बकवास करते हैं कि हमने 65 बिलियन कर दिया, मैं तो आई स्टडीड इट इन डिटेल सर, हमारे लोग गए हैं।
अब आपको बता देता हूं कि एक पाकिस्तानी रुपया या चाइनीज युआन नहीं आ रहा, क्योंकि वो खत्म हो चुका है सर, बिकॉज नो रिटर्न। और फिर सर मेरा मानना है, अगेन हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, आप बहुत जल्दी चीन और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखेंगे, जैसे चीन और म्यांमार के बीच में आज देख रहे। दो वर्ड, मैं तो रहा हूं सर वहां पे, दो शब्द जो म्यांमार में नफरत करते हैं लोग, एक है फौज, तात्मदाव म्यांमारीज में कहते हैं, और दूसरा है चाइना। वेरी सून आप ये पाकिस्तान में देखने वाले। चाइना हर जगह अपना हाथ ओवर प्ले करता है, डरिए मत सर, अकल नहीं है उनके, पैसा है, ये है वो है, दे डोंट हैव एनी ब्रेन सर, दे वांट टू डोमिनेट, लेकिन दुनिया डोमिनेट होने को तैयार नहीं है, और भारत डोमिनेट नहीं कर, भारत पार्टनरशिप चाहता है। मैं कंक्लूड करता हूं विद जस्ट वन एक्सप्रेशन सर, टुडे पूरी दुनिया में 125 देश है ग्लोबल साउथ जो हमें अपना नेता मानते हैं। टुडे चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। चाइना सस्पेक्टेड है, इंडिया रिस्पेक्टेड है। नरेश कौशिक साहब, मेरा सवाल भी वही रहेगा कि जिस तरीके से यूएस ने चाइना को दरकिरार करना की पूरी रणनीति बना रखी है, जाल बिछा रखा है, ट्रेड डील भी करेंगे तो वैसे करेंगे जैसे चीन के प्रोडक्ट हमारे यहाँ ना आए, या चीन के प्रोडक्ट जिस देश को होकर के आता उसको भी शिकंजा कसना है। वैसे में चाइना के लिए ज़रूरी है कि भारत जैसे बड़े बाजार वाले देश के साथ संबंध बना के रखना होगा आपको। देखिए, चीन तो भारत को अपना बाजार देखेगा ही, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार पश्चिमी देशों को देता है, वो चीन को भी दे रहा है, और चीन तो बहुत समय से अपना माल यहाँ डंप कर ही रहा है, तो कोई वो नई बात नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका के साथ जो चीन का जो संबंध है उस पर जरा सा बोलना चाहूंगा। जो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान उसको थोड़ी सी मदद करता है, पाकिस्तान बहुत चालाकी से करता है, वो कुछ जो आतंकवादी हैं उनको छिपा के रखता है, और उनको जब उसे लगता है कि अमेरिका की उस पर थोड़ा सा शिकंजा कस रहा है तो उनमें से किसी एक को वो वहां अमेरिका को सौंप देता है। तो ये वो बहुत समय से कर रहा है, अमेरिकी लोग भी इसको जानते हैं। लेकिन क्योंकि जो ये पाकिस्तान का आतंकवादी, जो खासकर जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव है, इसलिए वो ये जो राजनीति जो करता है ये इस्लाम के नाम पर, वो उसका फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री उठाती है और उससे अमेरिका से मदद लेने की कोशिश करती है। अब जो यहाँ जो व्हाइट हाउस में जो मुनीर की जो फील्ड मार्शल तो अपने आप ही वो बन गए हैं, कोई क्योंकि वो अपने आप में असल में सबसे बड़े नेता पाकिस्तान के हैं, और ये व्हाइट हाउस में जो उनको बुलाया है, ये एक तरह की, ये अमेरिका ने ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहा है कि देखिए आप नेता नहीं है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का नेता तो मिलिट्री है, मिलिट्री सारे डिसीजन लेती है, हम उससे बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मिलिट्री वाली जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भारत की जो जरूरत है वो ज्यादा बड़ी है। अमेरिका अगर चीन से अगर कोई निपट सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है, और मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो कोई, मैं नहीं समझता कि वो कोई कम हुआ है। ये एक मीटिंग या वहां उनके जो एक सैनिक नेता का वहाँ के जनरल से मिलना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका की कोई नीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ट्रंप 1 के ही दौरान भारत ने कश्मीर में धारा 305 जो उसकी स्वायत्तता वाली जो धारा थी उसको ख़त्म किया था, और ट्रंप प्रशासन के दौरान ही सुरक्षा काउंसिल में कोई भारत का विरोध नहीं हुआ था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका ने निभाई थी। तो अमेरिका के लोग, अमेरिका का जो प्रशासन है, अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत का महत्व समझता है, और मुझे लगता है कि हमें भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम चीन के साथ में अकेले, आज की जो स्थिति है भारत की, हम कितना ही कहें, अमेरिका की भारत को जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो हमारे ये रिश्ते जो है मजबूत रहेंगे। ये सैंक्शंस वाली बात देखिए, ट्रंप तो इस तरह की बात करते रहे हैं। ट्रंप के बारे में ये जो कहा जाता है ना, टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट,
तो ये जो बात है ना, ये यानी ट्रंप कोई बात कहते हैं वो हमेशा उससे पलट जाते हैं, वो हमेशा एक ट्रांजैक्शनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं। वो ट्रांजैक्शन के लिए वो किसी तरह से, जैसे होता है कि सौदेबाजी में आप कोई बड़ा मूल्य लगाते हैं, उसके बाद में बीच में कहीं आप फैसला कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो धमकियां हैं इससे कोई भारत को डरना चाहिए। भारत का जो भविष्य है अमेरिका के साथ संबंध बनाने में है, लेकिन भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है मैं उसका बहुत बड़ा हिमायती हूं। और यही वजह है कि भारत ने तमाम अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से संबंध कमजोर नहीं किए, यहां तक कि ईरान से भी संबंध बिल्कुल खत्म नहीं किए। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि रूस भी जानता संबंध है सुधारने कि की अपनी सीमा जो है सो भारत को पता है कि हमारी संबंध सुधारने की सीमा कहाँ तक हमको अपनी चीज़ों को छोड़नी या फिर कहाँ तक हमें डिस्काउंट करनी चीज़ों को लेकर के। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दो मुद्दे उठते हैं जब आप चीन से रिश्ते सुधारने की बात आप करते हैं। तो एक तो दलाई लामा का मुद्दा, जो नम्रता ने पिछले ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि वो एक मुद्दा है जो आने वाले दिनों में एक दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर से खटास पैदा करने की एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा मुद्दा मैं जो देख रहा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने एबेंस में डाला, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि चीन जो पाकिस्तान में बांध बना रहा था वहां पे स्वात नदी के ऊपर, उस बांध को तेजी से कंप्लीट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तो ये दो चीजें आपको लगता है कि संबंधों को तय करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले दिनों में? दो मुद्दे आपने बताया, एक तो दलाई लामा का मुद्दा है, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी में। देखिए, दलाई लामा का मुद्दा तो वेरी क्लियर है। इंडिया पहली बार, खास करके जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोदी साहब अभी भी दलाई लामा से मिले नहीं हैं। पहले इस मुद्दों को इतना ज़्यादा वो नहीं समझते थे, मगर अभी उनको समझ में आ गया गलवान के बाद। खास करके आपको याद होगा एक टूटू एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें हमारे तिब्बत के लोग हैं, और उसको यूज़ किया था हमने कैलाशगंज में। चाइना की तरफ से बहुत उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई थी। शायद लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं टूटू एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर में। और टूटू एस्टैब्लिशमेंट का और दलाई लामा का जो संबंध है वो एब्सोल्युटली बहुत नज़दीकी है, क्योंकि वो सिर्फ तिब्बत के लोग हैं। अब दलाई लामा का मुद्दा है। दलाई लामा के मुद्दे के अंदर में जो चीज़ उनके जो सक्सेशन के ऊपर में बात हो रही है, जो दलाई लामा वो नियुक्त करेंगे, वो इंडिया ने अब खुल कर ले लिया है कि वो तो दलाई लामा ही करेंगे, भले ही चाइना के, और यही होना चाहिए। हमारे मुद्दे दलाई लामा से दूसरा है, तिब्बत का मुद्दा दूसरा है, और बहुत तेजी से मैंने भी ये मुद्दा आज ही उठाया है कि हम पूरे के पूरे जो चाइना हम बॉर्डर कहते हैं उसको इंडो तिब्बत बॉर्डर कहें। और ये बात हमने बहुत पहले हम लोगों ने उठाई थी इसको, और ये आवाज़ें पहली बार उठी हैं। ये उठी हैं अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से, ये उठी है आवाज सिक्किम के एमपी से जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, और ये बारी अब है यूपी की और हमारे हिमाचल की और लद्दाख की। तो आप देखिएगा, और ये उठनी चाहिए। जो हमें ये नहीं है कि हम उसके साथ रीसेटिंग कर रहे हैं, और हमने जब भी रीसेटिंग किया है इसके पहले भी, जब आप देखे होंगे शी जिनपिंग साहब जब हमारा डोकलाम हुआ था, तो डोकलाम के समय हमारा 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, तब भी उसके बाद प्रधानमंत्री साहब उनसे जाकर मिले थे, तो कोई वुहान में, और उनको समझाया था कि एशिया की सदी जो है उसको चाइना और भारत को साथ में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको आपने अपने लोअर को डाउन कर दिया। तो आपके हिसाब से उसको भारत चीन सीमा कहना बंद कर दें, इंडो तिब्बत बॉर्डर कहना शुरू कर देंगे तो एक दबाव बनेगा। जी, दूसरी बात जो अंडर वाटर ट्रीटी की आप बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि हाँ एब्सोल्युटली इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस है। और कल ही एक आपको खबर आई होगी, चिनाब रिवर जिसको हमने रोका था, उसके पानी हाहाकार बच गई थी, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा वो ऐलान होने वाला है आजकल में, आप सुनेंगे, और उस पर काम पूरा शुरू हो चुका है। वो जो डैम है उसके ऊपर में पूरा काम, उसमें मैं उसको आई डोंट वांट टू टेक आउट द कैट फ्रॉम द सैक। दूसरी जो बड़ी बात है, चाइना ये कहता था दो नदियां हैं, एक नदी तो इंडस जो मेन रिवर है जो कि वहां से उसके मानसरोवर से निकलती है, और दूसरा जो आपका रावी है, सॉरी जो आपका सतलज है वो निकलती है।
मगर वो कुछ नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर में, क्योंकि पेरिनियल नदियां उसके आकर के इनकी धारा को बढ़ाती है। तो ये एक डिबेट ये भी चली थी लक्ष्मण जी कि वो हमारे ईस्ट में ये कर देगा ब्रह्मपुत्र सैंकपो के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वही मैं क्या पूछना चाहता हूँ, ये जो डर था वो डर नहीं जानते हैं। हाँ, वो डर गैर जरूरी है। वो इस तरह से पानी रोक नहीं सकता, भले ही हमारे ऊपर यहाँ पे, चूंकि शो का समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है तो बीच में आपको रोक रहा हूँ मैं, लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।